तो अभी रिसेंट अरे यार टी शर्ट चेंज कर 12 seconds later. तो अभी रिसेंटली मैंने इन्फिनिटी वॉर फिर से देखी एंड आई रियलाइज्ड कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमको एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कुछ हिंट दे सकती हैं। सबसे पहले तो अगर तुम रूसो ब्रदर्स की एमसीयू में ट्रैजेक्टरी देखोगे ना तो तुमको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन लोगों का एक पैटर्न है। मतलब हर एक मूवी में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं जो बाकी सारी मूवीज में भी आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर स्टार्ट ही करना है तो विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, इन सारी मूवीज में एक चीज कॉमन है और वो है जर्नी। मतलब हर एक मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी ना किसी जर्नी पे निकलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग विंटर सोल्जर में देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स और नताशा जो है वो बागी हो जाते हैं और फिर शील्ड की गहराइयों तक जाने की कोशिश में उनको ये पता चलता है कि शील्ड ही हाइड्रा है। और फिर इसके बाद सिविल वॉर में भी हम हीरोज की वो जो फैमिली पूरी क्रिएट हो गई थी अभी तक उसको टूटते हुए देखते हैं। और ऐसे में टोनी और स्टीव दोनों ही अपनी अपनी जर्नीज पे निकलते हैं जहां पर वो अपनी टीम्स को रिक्रूट करते हैं। इन्फिनिटी वॉर पूरी तरह से थानोस की जर्नी थी और उसमें जितने भी एवेंजर्स थे वो बस साइड कैरेक्टर्स की तरह अपीयर होते जा रहे थे। और एंड गेम जो इस पूरी चीज का अंत है वो एक्चुअली एवेंजर्स की जर्नी थी जहां पर हम उनको टाइम ट्रैवल करके चीजों को रिविजिट करता हुआ देखते हैं। तो अगर इन चारों मूवीज में कॉमन थीम अपीयर हो रही है तो इसका मतलब है कि डूम्सडे में भी हमको एक जर्नी देखने को मिलेगी, ये बात गारंटीड है। अब क्योंकि मूवी का नाम डूम्सडे है और डूम सेंट्रल कैरेक्टर है तो डेफिनेटली ये जर्नी डॉक्टर डूम की होने वाली है। कुछ कुछ वैसा ही जैसे हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में एक्सपीरियंस किया, बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि थानोस जो है ना वो एक क्रूसेड पे था। डॉक्टर डूम मुझे लगता है कि उससे थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा ह्यूमन है। वो थानोस की तरह इस घोड़े पे सवार नहीं है कि उसको किसी भी कीमत पर इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढ के निकालने ही है उसको। मतलब वो ऑब्सेस्ड नहीं है इस चीज से। हमको जो डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा उसकी जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मल्टीवर्स को बचाना, जिसमें वो सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिरकार चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन ना इस काम को करने के लिए वो थानोस की तरह ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। यहां पर डॉक्टर डूम इज गोइंग टू बी वेरी मैनिपुलेटिव। वो गैसलाइट करेगा, चीजों को बदलने की कोशिश करेगा और ट्रिकरी का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और ये चीज ना डूम को थानोस से ज्यादा डेंजरस बना देती है क्योंकि हम लोगों ने ये चीज सिविल वॉर में देखी है जीमो को करते हुए। और रूसोस भी कुछ कुछ इस पैटर्न पे जाने की कोशिश कर सकते हैं बिकॉज दे नो कि ये काम करता है। जीमो आया, उसने स्टीव और टोनी जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे उनको पूरी तरह से डिवाइड करके रख दिया। एंड बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर डूम भी ऐसा ही कुछ करे तो बस फर्क इतना है कि यहाँ पे स्टीव और टोनी नहीं होंगे, मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस होंगे जैसे एक्समैन और एवेंजर्स हो गए। और यही चीज होगी जो इनकी बहुत बड़ा बैटल जो रूसोस इतने लंबे टाइम से टीज करते आ रहे ना, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। हाँ बाय द वे जो इनकी फोटो निकल के आई थी जिसमें लिखा था लुक क्लोजली, तो वो पहले भी इन लोगों ने डाली थी और उसमें एवेंजर्स एंड गेम टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे लोग। तो यहाँ पर जो मुझे समझ में आया वो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन कराएंगे। अब वो क्या होगा उस पर भी आगे बात करते हैं, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि डूम थानोस के रास्ते जाने की बजाय जीमो के रास्ते जाना थोड़ा ज्यादा प्रेफर करेगा। लेकिन यहाँ पर उसका एजेंडा इनको डिवाइड करना नहीं है, यहाँ पर उसका एजेंडा होगा और ज्यादा पावर को अचीव करना। और फिर ना रूसोस की बाकी मूवीज का एक पैटर्न और भी है कि जो जर्नी पे लोग निकलते हैं उसके एंड में कुछ ऐसा मिलता है इनको जो किसी ने ना तो एक्सपेक्ट किया था और ना ही किसी को पसंद आ रहा है। जैसे हम लोग सिविल वॉर में देखते हैं कि शील्ड हाइड्रा है, कैप्टन अमेरिका का जो पूरा भरोसा था वो उठ जाता है शील्ड के ऊपर से। इसके बाद हम लोग सिविल वॉर में देखते हैं कि इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअली में जीमो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जीमो को सुपर सोल्जर्स का इस्तेमाल करके पावरफुल नहीं बनना था, उसे उन दोनों के बीच में लड़ाई ही करवानी थी, एवेंजर्स को तोड़ना था, ये उसका मेन एजेंडा था। तो ऐसी डूम्सडे में भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा रिवील किया जाएगा जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये डूम से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर लोकी से जुड़ा हुआ हो सकता है, TVA से, कैंग से, मल्टीपल टाइमलाइंस, जो कुछ भी है ये पूरे मल्टीवर्स को अफेक्ट करेगा। और यही वो ताला है जिसके खुलते ही आई थिंक सब कुछ बदल जाएगा। और ना एक बात और बताता हूँ, मुझे इस चीज की पॉसिबिलिटी लगती है, हम लोगों ने इस बारे में पहले भी बात करी है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें क्रिस इवांस का जो स्टीव रॉजर्स है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करेगा बिकॉज डूम को ऐसा लगेगा कि इन सारी चीजों की, मतलब मल्टीवर्स के क्रिएशन की, इनकर्जन्स की, इन सब की शुरुआत स्टीव रॉजर्स के साथ में हुई है जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने गया और फिर ही चोज टू स्टे इन द पास्ट। तो उस वजह से जो नई टाइमलाइन बनी उसकी वजह से और ब्रांचेस निकलने लगी, मल्टीवर्स क्रिएट हुआ, इनकर्जन्स हो गए। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज हुई क्यों, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो हमको लोकी के सीजन 1 में दिया गया था वो ये था कि एवेंजर्स वर मेंट टू टाइम ट्रैवल। बट वो चीज थी नहीं, वो कैंग का एजेंडा था। मतलब ही हु रिमेन्स एक्चुअली वांटेड देम टू टाइम ट्रैवल सो दैट लोकी कुड गेट कैप्चर्ड बाय द TVA। और फिर वो जो पूरा कैंग का एक लूप था ना वो मतलब चलता रहे। अगर एवेंजर्स टाइम ट्रैवल नहीं करते तो ये सारी चीजें होती नहीं, मतलब लोकी, ही हु रिमेन्स, वो लूप टूट जाता। तो इसीलिए कैंग अलाउड देम। नाउ यहाँ पर स्टीव रॉजर्स का पास्ट में रुकना ही हु रिमेन्स के हिसाब से होना चाहिए था क्योंकि वो उसके लूप को इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन द मोमेंट लोकी थ्रोन पे बैठा उसने सारी ब्रांचेस को ग्रो करना अलाउ कर दिया।
और इस वजह से स्टीव रॉजर्स की जो ब्रांच है उसने जाकर के कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी, और इसी वजह से डॉक्टर डूम यहाँ पर आया है स्टीव से बदला लेने के लिए या उसको खत्म करने के लिए। एंड अगर तुम इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम ये सारी मूवीज देखने की कोशिश करोगे ना, तो इनकी स्टार्टिंग बहुत ही वियर्ड है। एंड गेम में हम लोग हॉकाई वाले मूवमेंट से देखते हैं, इन्फिनिटी वॉर में हम लोग थॉर के मूवमेंट से देखते हैं, मतलब वो जो पूरे शिप के ऊपर चीज हो रही है। ये बहुत कन्वेंशनल ओपनिंग्स नहीं है, ये कोल्ड ओपनिंग्स है। मतलब तुम एक मूवी को इस नोट पे ओपन होना एक्सपेक्ट नहीं करते हो, इसमें एक प्रॉपर इंट्रो नहीं है, बस हमको किसी कैरेक्टर की जर्नी को बीच में से दिखा करके मूवी को स्टार्ट कर दिया गया है, विच फील्स वेरी कोल्ड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि डूम्सडे में भी हमको ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली स्टीव रॉजर्स, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये चीज क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि जिस स्टीव को एक परिवार चाहिए था, घर चाहिए था, वो 75 साल पहले आइस में चला गया। तो ये मोमेंट स्टीव रॉजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेगी के साथ बैठा है, डिनर एंजॉय कर रहा है, हो सकता है उसके बच्चे वगैरह भी हों। डॉक्टर डूम अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर, ही गोज आफ्टर स्टीव, और हो सकता है कि यहाँ पर स्टीव की पूरी फैमिली खत्म हो जाए, या फिर स्टीव अकेला बचे, या फिर डॉक्टर डूम ये भी कर सकता है, मतलब डूम बहुत अनहिंज्ड है, तो वह ऐसा कर सकता है कि सबको मार दे बस स्टीव को छोड़ दे बदला लेने के लिए, बिकॉज डूम की फैमिली खत्म हुई है, डूम से कोई बहुत ही क्लोज होगा जो खत्म हुआ, एंड वो अब इस क्रूसेड पे है कि उसको स्टीव से बदला लेना है। वो मल्टीवर्स को अपने तरीके से फिक्स करेगा, लेकिन उसका पहला मूव होगा उस इंसान से बदला लेना जिसका इस पूरी चीज से सबसे पहला कनेक्शन है, जिसने इस पूरी चीज की शुरुआत करी थी, एंड दैट इज नन अदर देन स्टीव रॉजर्स। और ये सुनने में बहुत डार्क लगता है, और हो भी सकता है, मतलब ये कोल्ड ओपनिंग होगी जहां तक मुझे लगता है, लेकिन पता है इससे भी ज्यादा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट जो मैंने कहा था ना कि यू गो एट द एंड एंड यू फाइंड समथिंग एल्स, वो ये हो सकता है कि इन सब चीजों की शुरुआत एक्चुअली में स्टीव रॉजर्स ने नहीं करी, इन सब की शुरुआत विक्टर वॉन डूम ने खुद करी। मतलब मल्टीवर्स इनकर्जन्स, they actually are happening because of Doom. I know it sounds weird, but जो मेरे दिमाग में आता है मैं थोड़ा बता देता हूँ तुमको, लेकिन हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरी चीज में जो हम लोगों ने जर्नी वाली बात करी थी, तो अगर तुम इन्फिनिटी वॉर देखते हो तो वहां पर हर एक कैरेक्टर या हर एक टीम की एक नई जर्नी है, और उस जर्नी में ये लोग कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं। टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में मिलते हैं, उनके ईगोस क्लैश करते हैं, वो लोग टाइटन पे पहुंचते हैं, हमको एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जो हम लोगों ने एमसीयू में पहले कभी नहीं देखी। थॉर, ट्री और रैबिट निडाविलर पे जाते हैं, जो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, एमसीयू का ये वाला पार्ट जो हमको पता ही नहीं था। वो इतनी द ड्वार्फ से मिलते हैं, हमको बताया जाता है कि एसगार्ड के जितने भी डिवाइन और गॉडली वेपन्स थे उनको कहां पर फोर्ज किया जाता था। तो ऐसे में हमको मल्टीवर्स के कई सारे नए नए पहलू दिखाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे एंगल्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जो हमको अभी तक बताए नहीं गए। इनफैक्ट ये भी किया जा सकता है कि लोग एक ही मूवी में रूल्स को ही चेंज कर मारे, एंड कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बता सकते हैं कि जब से लोकी थ्रोन पे बैठा है, ही हैज चेंज्ड द रूल्स ऑफ टाइम ट्रैवल, और अब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टाइमलाइन, वो जो रिपल इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है वो होना स्टार्ट, मतलब कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब यहाँ पर अगर मैं कॉमिक बुक्स का ज्ञान थोड़ा सा पेल ही दूं आपके ऊपर, तो कॉमिक बुक्स में क्या होता है ना कि डॉक्टर डूम अपने क्रूसेड पे है, मतलब इस पूरी चीज को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली मूवी में भी करा जा सकता है। कि सब लोगों को ये पता है कि मल्टीवर्स है, इनकर्जन्स हो रहे हैं, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से आके टकरा रहा है, पूरा का पूरा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है, एंड एवरी सिंगल सुपर हीरो इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट। मतलब वो कोई ना कोई हथकंडे अपनाते हैं, किसी दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना है, दूसरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना है, कैसे भी करके। इल्यूमिनाटी, एवेंजर्स, एक्समेन सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, विलन्स भी हीरोज के साथ जुड़ चुके हैं, विलन्स का अलग क्रूसेड है, थैनोस उसमें अपने अलग मजे लूटने निकला है ब्लैक ऑर्डर के साथ, गैलेक्टस के काम अलग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सब लोग अपनी अपनी तरह से इस पूरी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें डॉक्टर डूम की जर्नी बहुत डिफरेंट है। वो इस चीज की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करता, वो इस चीज की जड़ को ढूंढ लेता है, एंड ही फिगर्स इट आउट कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज एक्चुअली ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। बियॉन्ड अस जो इस पूरे मल्टीवर्स के करता धरता है, उन्होंने इस पूरी चीज को ऐसे रिग किया हुआ है कि कभी ना कभी ये चीज ट्रिगर होनी ही थी, और जब ये ट्रिगर होगा तो उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो डॉक्टर डूम एक बहुत ही टेम्पररी सा फिक्स निकालता है जिसमें वो 8 साल बिता देता है। एंड यहाँ पे आता है इन्फिनिटी वॉर और डूम्सडे का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन, जो है टीम्स वाला। जैसे मैंने कहा था कि सारे सुपर हीरोज अपनी अपनी टीम्स में हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग टीम्स में डिवाइड करेंगे, जो कि अभी तक बहुत क्लियर है। वो टीम्स वाली वो कौन सी टीम होंगी, क्या होंगी, इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसी चक्कर में हमको काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस, बैंटर्स देखने को मिलेंगी, और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग टीम अप हो सकता है ना, वो है डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज का। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, लेकिन एक बार याद करो इन्फिनिटी वॉर में जब हम लोगों ने टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज को आपस में क्लैश करते हुए देखा था। What is your job exactly besides making balloon animals? Protecting your reality, douchebag. Okay, guys.
काफी बढ़िया था वो। तो मैं इस पूरी चीज को कॉमिक बुक रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी जो मैंने बताया था ना, अपनी खुद की जर्नी पे निकलते हैं। तो वो पहले अपनी आत्मा बेचता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, फिर ब्लैक प्रीस्ट को जाके ज्वाइन कर लेता है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी कुछ भी काम नहीं करता। तो वो डॉक्टर डूम को ढूंढ के निकालता है, जो कि उसे पता नहीं होता कि डॉक्टर डूम है, इसके पीछे अलग कहानी है। लेकिन डॉक्टर डूम समहाउ डॉक्टर स्ट्रेंज को कन्विंस कर लेता है उसके साथ मिलके काम करने के लिए। मतलब डॉक्टर डूम उसको कहता है, देख पूरी कहानी ये है, मल्टीवर्स को बचाया नहीं जा सकता, और अगर तुझे जिंदा रहना है और तू चाहता है कि बाकी दुनिया थोड़ी बहुत बच पाए, तो मेरे तरीके के साथ जाना होगा। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज अग्रीज। ये बहुत ही अजीब और वियर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन अगर तुम इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज का वो टाइम स्टोन वाला मोमेंट याद करोगे ना, तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर और अभी तक पूरे एमसीयू में देखा है ना, उसका कैरेक्टर आर्क बहुत ज्यादा सिमिलर है कॉमिक बुक वाले से। मतलब उसको बस दुनिया को बचाना है। इट डजेंट मैटर कि उसको क्या कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, वो अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता। तो यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर में 14 मिलियन आउटकम्स देखने के बाद ही केम टू द कंक्लूजन कि टोनी स्टार्क का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और उस वजह से उसने थानोस को टाइम स्टोन दे दिया। उसका टोनी से कोई अफेक्शन नहीं था। एंड हाँ, बाय द वे, इस वाले सीन को देखते हुए मेरे दिमाग में ये भी आया था कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन आउटकम्स में ये भी देख लिया होगा कि टोनी स्टार्क आगे जाकर डॉक्टर डूम बन सकता है? बिकॉज इफ ही कैन, तो फिर उसने कहा कि इसको एंड गेम में मरवाना ही ठीक रहेगा, तो उंगली उठा देता हूं। आई मीन इट कुड बी पॉसिबल। और इस चीज को कंट्राडिक्ट करने के लिए भी एक पॉइंट है। जब एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज के आपस में कन्वर्सेशन होती है, तो वहां पर वो उसको कहती है कि मैं अपनी मौत के आगे का नहीं देख सकती। तो अगर एंशिएंट वन अपनी मौत के आगे का नहीं देख सकती, तो फिर टाइम स्टोन उसके डिस्ट्रक्शन के आगे का कैसे बता देगा? बिकॉज वी नो कि एंड गेम में वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि ये वाला टाइम स्टोन जो डॉक्टर स्ट्रेंज को 14 मिलियन आउटकम्स दिखाता है, वो तो एवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तो फिर उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को उस मूवी के एंड की आउटकम कैसे दिखा दी? तो यहाँ पर काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और इन्फिनिटी वॉर के टाइम तक तो देखो किसी को भी नहीं पता था, रूसोस ने, एमसीयू में किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर डूम आरडीजे बनेंगे। लेकिन अगर ये लोग चाहें तो इस पॉइंट को इस मोमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत क्लियरली कर सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आउटकम देख लिया था, उसको पता था कि वो टोनी स्टार्क इज एक्चुअली केपेबल ऑफ, और इसी वजह से ही डिड दिस। बोलने की बात है। फिर ना इन्फिनिटी वॉर का एक बहुत ही की कंपोनेंट था मैकगफिन्स वाला, और इसमें वो मैकगफिन्स थे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स, जिनके आसपास पूरी की पूरी मूवी को सेंटर किया गया था, और थानोस का वही जर्नी थी। तो एज ऑफ नाउ हमको डूम का मोटिव नहीं पता। मतलब एज सच हम लोगों ने कोई मैकगफिन नहीं देखे जो कि मल्टीवर्स से रिलेटेड हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिनके पीछे डॉक्टर डूम पड़ा हो और उन चीज को एक्वायर करने के बाद वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मैंने इसके बारे में पहले भी थ्योरी बनाई है कि शैंग-ची की रिंग्स हो सकती हैं। Stop! Baby, stop! Stop! अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। वो कमाला का कंगन वगैरह हो सकता है, ये कुछ चीजें हैं। बट आई फील कि यहाँ पर और भी कुछ डिफरेंट होगा। जैसे वी हैव ऑलरेडी सीन फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास जाता है, तो ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो फ्रैंकलिन को वहां से उठा लेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। मे बी ही ट्राइज टू मैनिपुलेट फ्रैंकलिन, बिकॉज उसको पता है कि फ्रैंकलिन कितना शक्तिशाली है, और उसी की पावर का इस्तेमाल करके हो सकता है कि वो मल्टीवर्स को टेक ओवर करने की कोशिश करे। बट ऑल इन ऑल जितना जो कुछ भी है, ये सब कुछ डॉक्टर डूम इसीलिए कर रहा है सो दैट ही कैन बिकम मोर पावरफुल। किससे ज्यादा पावरफुल? लोकी से, जो कि थ्रोन पे बैठा हुआ है। एंड जो मैंने पहले बताया था ना, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, तो ये होगा। ये हो सकता है मूवी का 3rd एक्ट हो, 2nd एक्ट हो, लेकिन ना जैसे इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों ने पैरेलल एक्शन सीक्वेंसेस देखी थी ना, कि एक वकांडा में चल रही है, एक टाइटन पे चल रही है, तो ऐसे ही हमको डूम्सडे में भी देखने को मिल सकता है। बस डिफरेंस ये होगा कि डॉक्टर डूम इसमें से शायद किसी में भी ना हो, वो अपनी एक अलग जर्नी पे है, वो इन लोगों को आपस में भिड़ा देगा। जैसे कॉमिक बुक्स में होता है कि आखिरी 2 यूनिवर्सेस बचते हैं, जिसमें अर्थ 616 और अल्टीमेट 6160, ये आपस में आके टकराते हैं, सारे सुपर हीरोज क्लैश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर डूम की कहानी अलग चल रही है। तो इस मूवी में भी शायद हमको यही दिखाया जाएगा कि फाइट हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर डूम अपने अलग एजेंडा पे निकल चुका है, जो कि TVA, लोकी और यहाँ पर चल रहा है। एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इसका साथ दे तो। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन भी इनकी टीम का पार्ट हो। आई नो इट साउंड्स रियली वियर्ड, लेकिन जो मुझे लगता है ना, मतलब जितने भी नाम इन लोगों ने उस कुर्सी कांड में दिखाया ना, आई फील कि वही मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा जितने भी एक्सपेक्टेड सुपर हीरोज हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, स्पाइडरमैन, ये सारे के सारे ना इस मूवी में एक बहुत ही छोटी अपीयरेंस में होंगे। सीक्रेट वॉर्स में इनका काफी बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आई फील कि इनके काफी छोटे छोटे रोल्स होंगे, और हो सकता है कि एंड में ही अपीयर हो। तो स्पाइडरमैन के साथ में अभी तक जो हमने स्टोरी देखी वो ये है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज पे काफी ट्रस्ट करता है। उसने नो वे होम में उनको एक मेंटोर की तरह देखा,
ऑल्दो ही फक्ड शिट अप, लेकिन फिर भी जो हमको समझ में आया तो डॉक्टर स्ट्रेंज मे बी कन्विंसेस पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन टू ट्रस्ट डॉक्टर डूम, और फिर डूम उसी का फायदा उठा के उसको सीक्रेट वॉर्स में करप्ट करता है, ब्लैक सूट वेनम वाला पूरा आर्क स्टार्ट करता है। आई नो मैं थोड़ा सा निकल जाता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, तो बट इट कैन हैपन। जो मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में मल्टीपल चीजें एक साथ चलती है ना, वैसे चेन ऑफ थॉट, तो या इट वाज देयर। खैर, तो ये कहानी थी अभी तक। एंड इन्फिनिटी वॉर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट था उसका कोल्ड एंड, मतलब कोल्ड स्टार्टिंग कोल्ड एंड, जिसमें सब लोग धूल बन जाते हैं, देयर इज नो बैकग्राउंड स्कोर नथिंग। तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही देखने को मिलेगा, डॉक्टर डूम इज गोइंग टू विन, ही विल क्रिएट बैटल वर्ल्ड, और फिर वहां से सीक्रेट वॉर्स की कहानी होगी। बट या मतलब उस पर कभी और बात करेंगे, फिलहाल के लिए इस वीडियो को लंबा नहीं करते। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। मैंने ऐसी इन्फिनिटी वॉर देखी, मुझे बहुत सारी चीजें क्लिक हुई, तो मैंने सोचा तुमसे बात करता हूँ। यू लेट मी नो। मिलते हैं अगले वाले में, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक।